निखिल डेविडसन यानी निक उम्र लगभग 15 साल व्हील चेयर पर अपनी नैनी के साथ आ रहा था। निक अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से से पूरी तरह पैरालाइज था और उसका राइट हिस्सा भी बहुत कम ही काम करता था। निक का सर लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ था और उसकी नैनी उसकी व्हील चेयर को धक्का देते हुए ला रही थी। निक को इस कंडीशन में देखकर आसी के चेहरे की मुस्कान चली गई और उसने एक बार क्रिस और एक बार रॉकी को देखा। रॉकी भी आसी के चेहरे की हैरानी को देख सकता था और उसका चेहरा भी मायूस हो गया। क्रिस के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नैनी ने निक की व्हील चेयर को क्रिस के बगल वाली चेयर के पास लगा दिया। क्रिस लेफ्ट हैंडेड है। निक के आते ही क्रिस ने खाने की पहली बाइट निक के मुंह में डाली। निक के लिए लिक्विड फूड आता था। आसी के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन अगले ही पल आसी ने समझदारी दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाय निक, कैसे हो? मैं आशी हूँ। आसी की बात सुनकर निक ने अपनी आंखों को थोड़ा सा हिलाकर आसी को देखा। वह अपनी गर्दन नहीं हिला पाता था, पर अपनी पलकों को झुका सकता था और अपने होठों को हल्का सा चला सकता था। आसी को देखकर निक ने अपनी नज़र घुमाकर क्रिस को देखा, जैसे पूछ रहा हो यह कौन है। निक की सवालिया नज़र को देखकर क्रिस ने जवाब देना चाहा, यह है। अरे तुम रहने दो साइको, मैं जवाब देती हूँ। आसी ने क्रिस की बात काटी और फिर मुस्कुराते हुए निक से बोली, मैं हूँ आसी फ्रॉम इंडिया और मेरे नाम का मतलब है। छोड़ो, जाने दो, बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल तुम यह जान लो कि मैं रॉकी की दोस्त हूँ। तभी आसी की नज़र क्रिस पर पड़ी, जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। फिर आसी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, और हाँ, साइको की भी। आसी ने कहा, यह थोड़ा सा खड़ूस है, पर आसी है ना, सबसे दोस्ती कर लेती है। लेकिन तुम तो बहुत क्यूट हो, बिल्कुल आसी की तरह। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है। अब तो मुझे कुछ दिन तक यहीं रहना है। हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। क्या कहते हो, दोस्ती करोगे ना मुझसे? आसी मासूमियत से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। क्रिस अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से से आसी को घूर रहा था। निक भी हैरान भरी नज़रों से आसी को देख रहा था और सोच रहा कि कोई इतना कैसे बोल सकता है। निक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। दरअसल निक को ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है और इसका कारण उसकी हेल्थ कंडीशन है। वह नहीं चाहता कोई उसका मजाक उड़ाए या उससे ज़्यादा मेलजोल बढ़ाए। उसे अब अकेले रहने की आदत हो चुकी है और यह बात क्रिस और रॉकी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। निक की नैनी, जिसका नाम लिली है, वह भी उसे काम की ही बात करती है, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाती है। निक के आसपास किसी का भी आना जाना मना है। वह इस पूरे पैलेस में क्रिस और रॉकी के अलावा किसी को देखता भी नहीं, राका को भी नहीं। निक को आसी काफ़ी अजीब लग रही थी। रॉकी की नज़र क्रिस और निक दोनों पर पड़ती है। उन दोनों का सड़ा हुआ चेहरा देखकर रॉकी ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम यहीं रहने वाली हो तो सबसे जान पहचान हो और दोस्ती करना अच्छा है। धीरे धीरे साइको तुम्हारी आदत हो जाएगी और तुम्हें भी सब लोगों की। थोड़ी ही देर में सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और इस बीच आसी की बकर बकर बंद नहीं हुई। रॉकी तो इसे एंजॉय कर रहा था, लेकिन क्रिस फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। पर बेचारा करे भी तो करे क्या, उसे प्यार भी तो एक पागल लड़की से हुआ था। ब्रेकफास्ट के बाद क्रिस ने अपने दोनों हाथों से निक को मेडिसिन दी। रॉकी ने आसी से कहा, आसी मैं एक कंसर्ट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? रॉकी की बात सुनकर आसी जैसे ही कुछ कहने वाली थी, क्रिस ने बीच में टोकते हुए कहा, यह कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो यह यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई है। इसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा तुम अकेले जाओ। क्रिस की बात सुनकर रॉकी जैसे ही कुछ कहने वाला था, आसी ने कहा, लेकिन मैं कॉलेज तो जा सकती हूँ ना? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। यस फायरफ्लाई, मैंने प्रॉमिस किया था और मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन तुम कॉलेज नहीं जा सकती। तुम्हारे सभी सब्जेक्ट के प्रोफेसर विला आ जाएंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम होम स्कूलिंग करोगी और सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर ही यहाँ से बाहर जाओगी।
क्या? अरे लेकिन साइको। इससे पहले आशी कुछ कह पाती, कृष्ण ने अपने कठोर शब्दों में आशी की बात को वहीं रोकते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई, आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट। तुम इस पैलेस में जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो, बस कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, कृष्ण ने अपने कठोर शब्दों में कहा और कोल्ड फेस के साथ वहाँ से निकल गया। और आशी पीछे से पैर पटकती रह गई। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, साइको कहीं का। आशी की मासूम और चिड़ी हुई शक्ल देखकर रॉकी ने उसे समझाते हुए कहा, क्रिस की बातों का बुरा मत मानना आशी, वह जो करता है कहता है हमारी भलाई के लिए कहता है। हाँ, वह थोड़ा खड़ूस है, बट तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यह ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ़िलहाल मैं भी चलता हूँ, मुझे कंसर्ट के लिए लेट हो रहा है, शाम को मिलता हूँ, कहकर रॉकी हल्का सा मुस्कुराया। रॉकी की बात सुनकर आशी भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है, जिसे देखकर रॉकी भी वहाँ से चला गया। अब उस हाल में सिर्फ आशी ही थी। कुछ देर बाद आशी अपना मन लगाने के लिए विला से बाहर निकलकर गार्डन एरिया में चली गई। यूं ही इधर उधर घूमते हुए आशी की नज़र निक पर पड़ी, जो गार्डन में बिल्कुल अकेले व्हील चेयर पर शांत बैठा था। आशी मुस्कुराते हुए उसके पास गई। आशी को देखकर निक ने अपनी नज़र से एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लगभग 5 फुट 4 इंच की एक लड़की, छोटी सी पतली सी लड़की, डाइनिंग एरिया पर बैठे रहने के कारण उसे ठीक से देख नहीं पाया था। यह लड़की दिखने में क्यूट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कुछ पल आशी को देखने के बाद निक ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन आशी तो आशी है। वह एक्साइटमेंट के साथ निक के आसपास चक्कर लगाने लगी और उसे अपने बारे में बताने लगी कि वह कहाँ से आई है, कितने साल की है, उसके नाम का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। आगे आशी ने बताया कि वह यहाँ से आई और कौन सी क्लास में कौन सी पढ़ाई कर रही है, उसके दोस्तों का नाम क्या है। उसने लगभग अपनी सारी डिटेल निक को दे दी थी, सिवाय उसके कि वह अनाथ है। निक बेचारा मजबूरी में उसकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता था। वह पूरी तरह से आशी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशी को कोई इग्नोर करे ऐसा कैसे हो सकता है। निक बेचारा अगर चिल्ला सकता तो चिल्ला कर कहता कि मैंने पूछा है क्या। फाइनली आशी ने निक से उसके बारे में पूछना शुरू किया, जैसे तुम कितने साल के हो, खाली टाइम पर क्या करते हो, तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है। निक आशी को अपनी छोटी छोटी घूमती हुई आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी उड़ती हुई तितली को देख रहा हो। भला वह बातें कैसे कर सकता है, उससे तो बोला भी नहीं जाता। कुछ ही देर में निक फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। वह अपनी उंगलियों से इशारा करने लगा। निक का इशारा समझकर नैनी आगे आते हुए आशी से बोली, आपको दिखाई नहीं देता, सर बोल नहीं सकते और ना ही अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। आप में इतनी कॉमन सेंस तो होनी ही चाहिए। आप इन्हें परेशान कर रही हैं। सर को किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, बेहतर होगा आप उनसे दूर रहें। नैनी की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, वह बात नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ ना। और मुझे पता है कि वह बोल नहीं सकते, अपने हाथ पैर नहीं चला सकते, लेकिन कम से कम वह कोशिश तो कर ही सकते हैं। आशी घुटनों के बल बैठकर निक को देखते हुए बोली, निक एक बात याद रखो, अकेले रहना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। हमें जैसी लाइफ मिली है, हमें उस लाइफ को खुलकर जीना होगा। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है, पर मेरा मानना है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया वालों से मिलना चाहिए। इस ज़िंदगी को खुलकर जियो। तुम्हारी यह कमज़ोरी तुम्हें जीने से या खुश रहने से रोक नहीं सकती। खुद को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझेगी, और तुम कमज़ोर नहीं हो यह तुम्हें साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ले रही हूँ और तुम भी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही समझो। भले ही तुम आज बोल नहीं सकते, भले ही तुम आज चल नहीं सकते, हाथ पैर हिला नहीं सकते, पर जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तुम कोशिश करते रहो। इंसान ज़िंदगी से तब हारता है जब वह अपने दिल से हार जाता है। खैर, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अब मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी।
कहते हुए आसी घुटनों के बल नीचे बैठी और निक की आंखों में देखते हुए बोली, वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है तुम्हें मुझसे मिलकर काफ़ी अजीब लगा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आशी हूँ, खुशियाँ लाने वाली। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोगों के चेहरे पर खुद ही मुस्कान आ जाती है और बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर भी आएगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो। आसी वहाँ से जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। फिर वह वापस निक के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाय द वे, आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है और हमने एक सेल्फी नहीं ली। रुको, एक सेल्फी लेते हैं। आसी बिल्कुल निक के सामने चली गई और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए क्यूट सा पाउट बनाकर सेल्फी पोज लेते हुए बोली, स्माइल। और आसी ने एक सेल्फी ले ली। उसमें निक के फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल थे क्योंकि वह अपने साथ में खड़ी इस पागल लड़की को अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था। आसी ने मुस्कुराकर सेल्फी को देखते हुए कहा, सेल्फी तो बहुत खूबसूरत आई है, लेकिन इसमें तुम भी मुस्कुराते तो और भी अच्छा लगता। देखो, आसी ने निक को उसकी फ़ोटो दिखाई, फिर उस फोटो को खुद देखते हुए बोली, चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं हूँ ना आसी, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लाने वाली। आसी अपनी बात पूरी करके मटकते हुए वहाँ से चली गई और निक अपनी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी अभी उसके आसपास कोई तूफान आया था जो अब गुजर चुका है। बेचारा मन ही मन अपने आप से कह रहा था, क्या थी यह, कौन थी यह, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यह एक चलता फिरता रेडियो है। निक उसे तब तक देख रहा था जब तक आसी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने एक ठंडी सांस लेकर अपने आप को कूल डाउन किया और अपनी उंगली को हिलाकर हल्का सा इशारा किया। निक का इशारा पाते ही उसकी नैनी लिली उसे अपने साथ लेकर चली गई। थोड़ी ही देर में आसी के टीचर आ चुके थे और उसे पढ़ा रहे थे। आसी अपने गाल पर हाथ रखकर बहुत ही क्यूट अंदाज में पढ़ रही थी। अकेले क्लास लेने के कारण वह बोर भी हो रही थी, पर क्या करें, पढ़ाई ज़रूरी थी। लगातार 3 घंटे की क्लास के बाद टीचर चले गए। अब दोपहर के 2 बज रहे थे। आसी ने अपना मोबाइल निकाला और इंडिया कॉल करने की कोशिश की, पर उसका कॉल नहीं लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने हार मान ली। फिर उसने समर को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगा। आसी ने सोचा कि वह बिजी होगा। फिर आसी बिस्तर पर पड़कर एक बार फिर एक रोमांटिक मूवी देखने लगी। अब धीरे धीरे उसे रोमांस, प्यार, मोहब्बत समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी पूरी फीलिंग को महसूस करने में उसे थोड़ा वक्त लगने वाला था। लेकिन मूवी में जब कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे और उस टाइम उसे अपनी और क्रिश की किस याद आ जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आसी ने अपने होठों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, साइको कहीं का, इतने दिन से मुझे किस भी नहीं किया, उल्टा मुझ पर गुस्सा करता है और अपना हुक्म झाड़ता रहता है। मैं उससे नाराज़ हूँ, पर उसने मुझे मनाया भी नहीं, वह बहुत गंदा है। फिर आसी कुछ सोचकर अपने आप से बोली, पर उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरा ख्याल रखा, वह गंदा वाला अच्छा है। मुझे ना उसे थैंक यू बोलना चाहिए, उसने मुझे इतने ब्यूटीफुल कपड़े दिए और टीचर भी। क्या हुआ, उसने मुझे नहीं मनाया, मैं खुद मान जाऊंगी। जब वह शाम को आएगा ना तो मैं उसे थैंक यू बोल दूंगी। अब आसी बालकनी में एक खूबसूरत झूले पर बैठ गई और उसमें झूला झूलते हुए मोबाइल देखने लगी। देखते ही देखते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब आसी की नींद खुली तो वह झूले से उतरकर गार्डन एरिया की तरफ गई और इस समय लगभग शाम हो चुकी थी और गार्डन एरिया में उसको वहाँ पर कुछ जुगनू दिखाई दिए। आसी उनके साथ खेलने लगी। वह अपने हाथों को हवा में उठाते हुए घूम घूम कर जुगनू से खेल रही थी और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चांदनी रात होने के कारण वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसकी मासूमियत, चेहरे की मुस्कान और खिलखिलाहट के देखकर कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। अपनी ही मस्ती में आसी इस बात से अनजान थी कि एक जोड़ी नीली आंखें उसे अपनी बालकनी से देख रही हैं और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह कोई और नहीं, निक था। आसी का जिंदगी जीने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। वह हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी।
जब निक के दिमाग में आसी की बातें घूमने लगीं, जब आसी ने उसे जो बातें कही थीं, जिन्हें याद कर उसके चेहरे की मुस्कान चली गई और अब उसका चेहरा गंभीर हो गया। निक अपनी आंखें बंद कर यूं ही व्हील चेयर पर अपने सर को ऊपर करते हुए रेस्ट करने लगा और इधर आसी काफ़ी देर तक खेलते हुए थक गई। रात के 9 बजे बटलर ने आसी को खाना सर्व किया। खाना खाने से पहले आसी ने बटलर से सभी के बारे में पूछा तो बटलर ने बताया कि क्रिस अभी तक घर नहीं आया, वह कब आता है किसी को पता नहीं। रॉकी कंसर्ट में है, उसे आने में काफ़ी रात हो जाएगी और लिटिल मास्टर अपने कमरे में है और अपनी नैनी के हाथों से ही खाना खाता है। बटलर की बात सुनकर आसी मुस्कुराते हुए बटलर से बोली, आप मेरा खाना भी निक के कमरे में ही ले चलिए। यह सुनकर बटलर डर गया। फिर उसने आसी को हिचकिचाते हुए बताया, मैडम लिटिल मास्टर के कमरे में रॉकी सर और किंग के अलावा कोई नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। अगर किंग को पता चला तो बटलर का डरा हुआ चेहरा देखकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साइको जी कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने मुझे हर जगह जाने की परमिशन दी है। ठीक है, आप रहने दो, मैं खुद जाती हूँ। वैसे निक का कमरा कहाँ है? बटलर ने डरते हुए निक के कमरे की तरफ इशारा किया और आसी अपने खाने की प्लेट लेकर निक के कमरे की तरफ चल पड़ी। आसी अपने खाने की प्लेट लेकर निक के कमरे के पास पहुंची। इस वक्त निक को नैनी लिली डिनर करने के लिए रेडी कर रही थी। तभी कमरे में आसी को देखकर लिली काफ़ी हैरान थी क्योंकि आज तक इस कमरे में क्रिस और रॉकी के अलावा और कोई नहीं आया था। आसी को देखकर लिली ने उसे अंदर आने से रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं आ सकती, यहाँ किसी का भी आना अलाउड नहीं है। लिटिल मास्टर को पसंद नहीं है। अगर इस बारे में किंग को पता चला तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। लिली की बात सुनकर आसी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे तुम्हारे उस खड़ूस किंग से तो तुम डरती होगी, मैं नहीं। और वैसे भी उन्होंने मुझे हर जगह जाने आने की परमिशन दे रखी है। मैं यहाँ निक को डिनर टाइम पर ज्वाइन करने आई हूँ, तुम हटो साइड। कहकर आसी मुस्कुराते हुए निक के पास आई और अपनी प्लेट इसके सामने टेबल पर रखकर बोली, हाय निक, मैं आ गई, चलो साथ में डिनर करते हैं। आसी की बात सुनकर निक और लिली दोनों उसे घूर कर देख रहे थे, पर आसी तो आसी है, उसे कोई रोके तो कैसे। निक बेचारा तो कुछ करने की कंडीशन में नहीं है और नैनी की आसी से कुछ भी कहने की पावर नहीं है। आसी ने सबसे पहले निक का खाना चम्मच से उठाया और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अपना मुंह खोलो और खाओ इसे। फिर कुछ सोचकर बोली, रुको 1 मिनट। आसी ने नैनी से पूछा, सुनिए एक बात बताइए, निक की बॉडी का कौन सा भाग काम करता है और कितना? लिली जो लगभग 30 साल की लेडी है और 5 साल से निक की सेवा कर रही है, आसी का सवाल सुनकर हैरान होते हुए बोली, आप यह क्यों जानना चाहती हैं? वो बस ऐसे ही बताओ तो, आसी ने मुंह बनाते हुए पूछा। तो जवाब में लिली ने बताया, मास्टर का लेफ्ट साइड काम नहीं करता पर राइट साइड यह थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। अपने हाथों को 10 से 12 इंच उठा सकते हैं और राइट पैर को हल्का सा हिला सकते हैं। उसके हाथ ही वह अपने होठों हिला सकते हैं और आँखों को इधर उधर घुमा सकते हैं। यह सुनकर आसी ने पूछा, क्या निक को अपने हाथ या पैरों में पेन भी होता है? मेरा मतलब बॉडी के कुछ हिस्सा हिलाए जाए तो क्या दर्द होता है? हाँ, इन्हें दर्द होता है, लिली ने बताया, पर वह परेशान थी कि आसी यह जानना क्यों चाहती है। लिली की बात सुनकर आसी खुश होकर बोली, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो। आसी खुश होकर निक को देखते हुए बोली, निक अब तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। आसी ने पास में रखे हुए पानी से निक के हाथों को वॉश किया, फिर उसका हाथ उस बाउल में जिसमें दलिया रखा हुआ था उसमें डीप कर दिया। आसी के ऐसे करने से लिली बिल्कुल हैरान रह गई, यह पागल लड़की क्या कर रही है। निक भी हैरान था कि आसी करना क्या चाहती है। वह अपनी सवालिया नज़रों से आसी को देख रहा था, लेकिन आसी जो करना चाहती थी वही कर रही थी। आसी ने निक के हाथ को पकड़कर धीरे से उठाकर उसके मुंह की तरफ मूव कर दिया। ऐसा करने से अचानक निक के हाथों में दर्द होने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन
आशी ने धीरे धीरे उसके हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर मूव करती गई। अचानक लिली गुस्से में आगे आते हुए बोली, आप यह क्या कर रही हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? लिटिल मास्टर को दर्द हो रहा है, वह अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? आशी लिली की बातों को इग्नोर करते हुए यूं ही निक के हाथ को धीरे धीरे उसके मुंह के पास ले जाते हुए बोली, आप चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया था वह क्रिस से आशी की शिकायत करेगी ही करेगी। थोड़ी ही देर में आशी ने निक के हाथों को उसके मुंह में डाल दिया और वह दलिया निक के मुंह में चला गया। लिक्विड फूड होने के कारण काफ़ी हिस्सा नीचे गिर चुका था। आशी ने कुछ देर तक इस प्रक्रिया को दोहराया। निक शुरू में अपना हाथ आशी से छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी और आशी जो कर रही थी उसे करने दिया। काफ़ी देर तक आशी ने ऐसे ही किया। निक ने आज पहली बार अपने हाथों से खाना खाया था। उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके थे। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि आशी कौन सी पागलपंती करना चाहती है। निक की गंदी हालत देखकर लिली आगे आते हुए उनके मुंह को पहुंचना चाहती थी, लेकिन आशी ने उसे हाथ दिखाकर आगे आने से रोक दिया। अब आशी ने अपने हाथों को धोया और अपना खाना खाया। इस बीच आशी ने निक से बहुत सी बातें की, जैसे हमारे इंडिया में हाथों से खाना खाया जाता है। इस बीच आशी ने भी खाना खाते वक्त अपने मुंह पर और कपड़ों पर बहुत सारा खाना वेस्ट कर दिया। निक काफ़ी अजीब तरह से आशी को देख रहा था, जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। कोई खाना खाते वक्त अपने कपड़े और हालत कैसे ख़राब कर सकता है? खाना खाने के लास्ट में आशी ने निक को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, अरे मेरी और तुम्हारी हालत तो एक जैसी हो गई। चलो जल्दी साफ़ करो इसे। तुम बिल्कुल गंदे बच्चे की तरह रहते हो जैसे मैं रहती हूँ। रुको, पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। आशी ने अपना मोबाइल निकाला और निक के चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए एक बार फिर सेल्फी ली। इस बार भी निक के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे। वह अपनी तिरछी नज़र से पागल लड़की को देख रहा था। सेल्फी लेने के बाद आशी ने निक को दोनों की सेल्फी दिखाई। फिर उसने एक कपड़ा निकालकर निक के हाथ में पकड़ा दिया और उसके हाथों से ही उसका मुंह साफ करवाया। फिर मुस्कुराते हुए निक के बाल अपने हाथों से बिगाड़ते हुए बोली, वेरी गुड निक, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पेंटिंग करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। आशी लिली को देखकर बोली, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ, कहकर वह मटकते हुए वहाँ से चली गई और निक अपनी तिरछी नज़रों से उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी निक की नज़र अपने ठीक सामने बड़े से आईने पर पड़ी, जिसमें उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। निक के पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, पर उसका चेहरा हल्का क्लीन था। पहले तो उसे आशी पागल लगी, लेकिन बाद में उसे याद आया आज उसने पहली बार अपने हाथ का इस्तेमाल किया और खुद अपना काम किया। इस सोच के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल वह मुस्कान चली भी गई। निक ने एक नज़र अपने हाथ को देखा, जिसने आज पहली बार मूव किया था। भले ही किसी और के सपोर्ट पर उसने अपने बॉडी पार्ट को खुद से महसूस किया था। रात लगभग 10:30 बजे आशी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र क्रिस पर पड़ी, जो कॉरिडोर से होकर अपने कमरे में जा रहा था। दोनों के कमरे में लगभग 20 मीटर का डिस्टेंस था, क्योंकि यह पैलेस बहुत बड़ा था। आशी मुस्कुराते हुए क्रिस का धन्यवाद करने के लिए उसके पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चली गई। क्रिस को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि आशी उसके पीछे है। वह अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। आशी भी उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। फिर उसने पूरे कमरे में नज़र घुमाकर देखा, उसे क्रिस कहीं नज़र नहीं आया। फिर आशी बालकनी की साइड गई, वहाँ क्रिस को ढूंढा, पर वह वहाँ पर भी नहीं आया। आशी परेशान होते हुए खुद से बोली, अरे अभी अभी तो साइको यहीं आया था, कहाँ चला गया? तभी आशी के कानों में पानी गिरने की आवाज़ आई और आशी समझ गई कि क्रिस बाथरूम में है। आशी क्रिस का इंतज़ार करने के लिए बेड पर आलती पालती मार कर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद क्रिस बाथरूम से अपनी कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट कर बाहर आया और क्रिस को इस तरह देखकर आशी की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए।
बेशरम साइको कहीं का। अपने सामने अचानक आशी को देखकर एक पल के लिए क्रिस भी हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए आशी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में क्यों आई? आशी ने यूं ही अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए बताया, मैं तो तुमसे बात करने आई थी और थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू फॉर व्हाट? और तुमने अपनी आंखों पर यह हाथ क्यों रखे हैं? इन्हें हटाओ, क्रिस ने हैरानी से कहा, जिस पर आशी ने हाथ हटाए बिना ही बोला, अरे तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े और मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया ना, इसलिए, और मैं हाथ नहीं हटाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक लड़की के सामने ऐसे नंगे घूमते हुए। पहले तुम कपड़े पहनो फिर मैं हाथ हटाऊंगी। आशी की बात सुनकर एक पल के लिए तो क्रिस हैरान रह गया। अगले ही पल उसे आशी हंसी आने लगी, पर उसने अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए आशी से कहा, शट अप फायरफ्लाई, तुम इस तरह मुझे पहली बार नहीं देख रही हो। उससे पहले भी तो तुम मुझे सिर्फ टॉवल में देख चुकी हो। तो फालतू के ड्रामे बंद करो और बताओ क्यों आई हो यहाँ। क्रिस की बात सुनकर आशी को यह बात याद आई कि उसने पहले भी क्रिस को ऐसे देखा है। यह सोचकर उसने अपनी जीभ दांतों के काटते हुए अपने आप से कहा, अरे साइको जी, कहो तो तुम सही रहे हो, और वैसे भी हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ना, तो मैं तुम्हें ऐसे देख सकती हूँ। ठीक है, मैं हाथ हटाती हूँ। आशी ने थोड़ा झिझकते हुए हाथ हटा लिया। तभी उसने देखा क्रिस वहाँ नहीं है। अब आशी अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगी कि क्रिस गया कहाँ। उसने क्रिस को आवाज़ देते हुए कहा, साइको जी, तुम कहाँ गायब हो गए? तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। आओ ना, यहाँ मुझे बात करनी है तुमसे। थोड़ी ही देर में क्रिस क्लोजेट रूम से बाहर निकला, क्योंकि वह कपड़े पहनने गया था। बाहर आकर उसने सोफे पर बैठकर आशी की तरफ देखते हुए बोला, अब बोलो क्या बात है? तुम मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना क्यों आई? तुम्हें पता नहीं है, मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना आना किसी को भी अलाउड नहीं है। यह तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। क्रिस ने इन शब्दों को थोड़ा कठोर तरीके से कहा था। उसकी बात सुनकर आशी गुस्से में बेड से उतरी और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, अच्छा जी, यह बात तुम्हें उस वक्त याद नहीं आई जब तुम मुझसे मिलने मेरे घर ज़बरदस्ती आधी रात को आया करते थे और मुझे आधी रात को डराते थे, मुझसे खाना बनवाते थे, और इस वक्त भी मैं भी तुम्हें मना करती थी पर तुमने मानते थे क्या? तो अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मना करने पर मान जाऊंगी? पहले तुम मेरे कमरे में घुसे चले आते थे, अब मैं तुम्हारे कमरे में घुसी चली आऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, समझे? आए बड़े। आशी की यह धमकी सुनकर एक पल के लिए तो क्रिस सदमे में चला गया। आज तक लाइफ में पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमकी दी थी। आशी की बात सुनकर क्रिस को काफ़ी हैरानी हुई थी। आशी की हिम्मत देखकर क्रिस ने उसके हाथ को पकड़कर झटके से अपनी गोद में खींच लिया। वह खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिस की गोद में गिर गई। इस वक्त आशी बहुत ही मासूम लग रही थी। उसने अपना चेहरा मासूम सा बना रखा था और टिमटिमाती आंखों से क्रिस को देख रही थी। क्रिस की नज़र एक बार फिर आशी के मासूम चेहरे पर टिक गई। उसने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मना करने के बावजूद मेरे कमरे में घुसी चली आओगी? तुम जानती हो मैं कौन हूँ फायरफ्लाई? दुनिया मेरे नाम से कांपती है और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? इतना गट्स लाती कहाँ से हो तुम्हें पता है, जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है मैं उनकी आंखें निकलवा देता हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी इन खूबसूरत मटर जैसी आंखों को निकालकर उनकी सब्जी बना लूँ? क्रिस के शब्दों में धमकी तो थी, लेकिन उसके लहजे में प्यार झलक रहा था। आशी ने क्रिस की आंखों में आंखें डालकर अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया और मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे साइको जी, क्योंकि अगर तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट नहीं करते। आशी की बात सुनकर क्रिस अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर उसकी कमर को टाइट पकड़कर झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है फायरफ्लाई? तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आशी क्रिस के सीने पर अपना सिर रखकर बड़े प्यार से बोली, मुझे नहीं पता मुझे तुम पर इतना भरोसा क्यों है साइको, पर इतना पता है जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो
मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। आई लव इट जब तुम मेरे साथ होते हो। व्हाट फायरफ्लाई? कृष ने आशी के बालों पर हाथ चलाते हुए पूछा। आशी ने शर्माते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होते हो। आशी की बातें सुनकर कृष की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। आशी नज़रें झुकाकर शर्माते हुए बोली, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे किस करते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम पर सिर्फ मेरा हक हो। मुझे कंफर्ट फील होता है, सिक्योर फील होता है। आशी की यह बात कृष के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। उसे आज तक इतना अच्छा फील नहीं हुआ। आपको जिससे प्यार हो वह भी अगर आपसे इस तरह की बात करे तो वह पल शायद ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाता है। ऐसा ही कुछ मोमेंट इन दोनों के बीच बन गया था। कृष इस बात से जगे एहसास को अभी महसूस ही कर रहा था कि तभी आशी ने एक स्टेप लिया। क्या आशी के इस स्टेप से खुश हो जाएगा कृष? क्या इन दोनों की नज़दीकियों की बात आ जाएगी रॉकी के सामने? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लग रही है और इस स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।